Hi guys, good afternoon. चलो, so we are discussing one very interesting and very important और बहुत ही मजेदार सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कारो 2020. सही बात है, कारो 2020 के बहुत मजा आ रहा था उसको पढ़ने के लिए. पहले हम लोग 143 सबसेक्शन 3 को रिवाइज करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद कारो के जितने अपने कितने 11 पॉइंट हो गए वो रिवाइज करेंगे. फिर आज की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे. और आज जब तक ये सारे पॉइंट्स अपने खत्म नहीं होते तब तक हम कहीं जा नहीं रहे. सही है एकदम? यस सर. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. 143 सबसेक्शन 3 री रीडिंग करने का है क्या? नहीं, सोचने का है. स्ट्रेस आएगा दिमाग पे, आने दो. फर्स्ट पॉइंट मेरा बच्चा बात करता है अबाउट 143 सबसेक्शन 3 ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट, क्या है सबसे पहले? वेदर द ऑडिटर हैज sought and obtained all the information and explanation which is to the best of his knowledge and belief necessary for the purpose of his audit. If not, अगर नहीं मिला तो सिंपली क्या करना है? उसके डिटेल्स. अरे रिपोर्ट ऐसा कैजुअल आंसर देके नहीं चलेगा. इफ नॉट रिपोर्ट, रिपोर्ट ही कर रहे हैं बट क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो बताना जरूरी है. उस इंफॉर्मेशन के डिटेल्स एंड उसका फाइनेंशियल इफेक्ट. आई बात समझ में? सो ध्यान में रखना. अब ये बहुत टाइम हो गया, 4th डे इसको रिवाइज कर रहे हैं. सो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट और उसके डिटेल्स, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बोलो ना कुछ. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड. बराबर है कि नहीं? वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ हैज बीन मेंटेन्ड. एंड दूसरा, whether the returns from the branches has been sent to him. सही है? सेकेंड पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट, अब ब्रांच की बात करें तो अब ब्रांच ऑडिटर की बात कर रहे हैं. whether the report of the auditor of a branch audited by the auditor other than company auditor has been sent to him, and सिर्फ sent to him नहीं, how it has been dealt with, ये उसको रिपोर्ट करना है. फोर्थ पॉइंट वेरी सिंपल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विथ व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सही है एकदम? यस. ए बी सी डी ई. अभी एफ में क्या बोलेंगे? वेदर एनी, सिर्फ पूरा बोलना है. वेदर एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस or matters have an adverse effect on the functioning of the company, तो वो आपको रिपोर्ट करना है. उसके ऊपर आपको कमेंट्स देने हैं. जी, डायरेक्टर जी, whether any directors are disqualified under section 164 subsection 2. सही है एकदम? यस सर. उसके बाद नेक्स्ट एच यू ही आ गया बीच में हो तो. सो आपको रिजर्वेशन, कमेंट्स, क्वालिफिकेशंस देने हैं ऑन व्हाट? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड other matters connected therewith. I, internal financial controls, whether the company has internal financial controls in place and whether they are operating and operating effectively. This provision is not applicable to certain private companies. बेटा कौन से प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है? 1 person company, small company and a private limited company with turnover less than 50 crores as per latest audited financial statements and borrowings less than 25 crores at any point during the financial year. But इन्हें रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अगर वो कंप्लाई नहीं करते विथ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 and 137. Any other matter as may be prescribed? Number 1, pending litigations, material foreseeable losses and delay in transferring money to investor education and protection fund. सही है? 143(3) हो गया. बड़ा कॉन्फिडेंस है क्या इसके अंदर? रोज अगर इसको रिवाइज करेंगे तो ग्रेजुअली धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना. जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आज भी आपको एग्जीक्यूट करते नहीं आ रहा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि घर जाके एटलीस्ट इतना पार्ट तो आपने पढ़ना है. मेरी बात को समझना, एटलीस्ट इतना पार्ट
थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाओगे कि भाई ये नहीं आ रहा ना, बस इतना पढ़ना है मेरे को, तो ग्रेजुअली आपका सब्जेक्ट पूरा क्लास के अंदर निपट जाएगा। सही है एकदम? यस साहब। चल बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 11, जो बात करता है अबाउट ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। समझे बात? यस साहब। तो इसके अंदर क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नफरा। अब देखो मैं बार बार ये डायरेक्टली मैं 143.11 बोल के मैं डायरेक्टली कारो क्यों नहीं शुरू कर रहा हूं बताओ? क्योंकि एमसीक्यू में एग्जाम में कभी ट्रू और फॉल्स या एमसीक्यू में कभी आपको पूछ सकते हैं कि कारो का ऑर्डर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगा, नफरा, सीएलबी, एनसीएलटी, एनी ऑफ द अबव। तो वी शुड नो, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। तुम समझ रहे बात को? ऐसी छोटी छोटी चीजों से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। तेरा फर्स्ट डे भाई? हाँ फर्स्ट डे दिख रहा है, समझ में आ रहा? बट तेरे को क्या बोल रहे? ओके तो कैसे समझ में आ रहा? हाँ सुना सुना है ऐसा, सुना सुना नहीं है सर। ठीक है, गुड, ओके कोई बात नहीं। चलो सो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी गिव व्हाट अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर बराबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन डिस्क्रिप्शन और क्लास ऑफ कंपनीज एंड रिक्वायरिंग द ऑडिटर्स टू रिपोर्ट ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर और स्पेसिफाइड देयर इन। इसी के तहत एक ऑर्डर आया जिसका नाम क्या था? कारो। फुल फॉर्म क्या है उसका? कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। सवाल पहला, एप्लीकेबिलिटी। ये कारो किसे, एकदम रिलैक्स, एकदम कोई टेंशन नहीं, किसे एप्लीकेबल है? कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट, मेमोरी टेक्निक क्या है इसका? वन पर्सन गॉट इज सैमसंग S8 इंश्योर्ड फ्रॉम अ प्राइवेट बैंक। सही है एकदम? यस सर। वन पर्सन सैमसंग S8 इंश्योर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैंक। अब अपने को चर्चा किसके ऊपर कर रहा है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वो कैसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए? नॉट बीइंग द होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी हैविंग नंबर 1 पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। समझ रहे ना बात को? देखो जब हम लोग 177 पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था? पीबीटी 10, 50, 100, जिसमें पी मतलब सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल था मालिक। यहां पे कारो के लिए पेड अप शेयर कैपिटल तो है ही है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है। समझ रहे ना बात को? हाँ। तो नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट एक्सीडिंग, एंड टोटल रेवेन्यू as disclosed in schedule 3 not exceeding 10 crores। सही है? सारे कंडीशंस अगर फुलफिल हो गए तो कारो से एग्जेम्पशन मिलेगा। कोई एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई, कारो विल बी एप्लीकेबल। ये बात जमे आपको? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे किसके ऊपर? ओ भैया उस दिन वो उस बंदे को बोला किधर गया वो? हाँ इधर। आज तुम्हें अलग से बोलूं क्या? मैं रिवीजन काहे कर रहा हूं भाई? मैं पेशेंस को मत टेस्ट करो। मैं सबसे ज्यादा सीरियस कब होता हूं? रिवीजन के टाइम पे। बाकी पढ़ाते वक्त हंसी मजाक थोड़ा 19-20 चल जाता है भाई। रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज मान जा, सॉरी बोल, इट्स ओके, बट वापस किया तो ध्यान रखना। तू तेरा चश्मा लेके भाग जाएगा, ब्लैक ब्लैक खेलता बैठेगा तू। हाँ कह रहा हूं मैं। हाँ मेरे से पंगा मत ले तू, नहीं तो सबकी बुक है ना कंप्लीट करने लगूंगा, हाईलाइट करो। देखो पब्लिक तो खुश बैठा, सर कराओ। हाँ इसको नंबरिंग कराएगा और तू हाईलाइट करते बैठना है। देख रेडी है? हाँ वापस कर। तू इधर बाहर तू बाहर। तू सारे पॉइंट बोल के बता मेरे को कारो के, पूरा अंदर से तक। इधर आ तू। आता क्या तेरे को सारे पॉइंट एंड टू एंड अंदर तक पूरा आता ना? आप बोल के बता। आजा जल्दी, मत कर रहे। तुम लोग ध्यान से सुनो, ये रिवीजन है ना, मेरे लिए नहीं है कि सर आपको अगले बैच के लिए अच्छे से पढ़ाना है तो हम चाहते हैं कि अगले बैच वाले बच्चों का और अच्छे से रिवीजन हो। तो सर आप करो पहले रिवीजन। हाँ अंकिता मैम बोलते हैं ना ऐसा। हाँ तो भी सुधरे नहीं बच्चे, बताओ। चलो मार खाएगा तू? हाँ चलो ओके।
अब फर्स्ट अभी एक एक पॉइंट को एकदम रिलैक्स, बुक्स बंद कर दो। बुक्स क्यों खुले, क्यों है बुक्स? रिवीजन में बुक्स बंद, सिर्फ स्टार मार्क करने के लिए खोलने का, अगर नहीं आ रहा तो ठीक है ना, अपने आप पे भरोसा रखो, है ना, कम ऑन, यस। मतलब लड़कियों को इज्जत देगा, भाई को नहीं, भाई की वैल्यू नहीं। चलो फर्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। एकदम स्लो स्लो, जल्दबाजी, ये रिवीजन का जो स्टाइल है, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एकदम आराम से करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट। सही है? फर्स्ट पॉइंट उसमें रिकॉर्ड्स। पहला किसके बारे में? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। दूसरा इनटैंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के लिए सबसे पहले फुल पर्टिकुलर शोइंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन, और इनटैंजिबल एसेट्स के लिए ओनली फुल पर्टिकुलर्स। सही बात है? यस। सेकंड पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन कैरिड आउट बाय हु? मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, एंड इफ एनी material discrepancy is noticed, how it has been dealt with. Second point खत्म। Third point title deeds in case of immovable properties. सही बात है, shown in the financial statements should be in the name of the company, if not details. Number 1 description of the property, gross carrying value, name of the person in which it is held, the relation whether he is the promoter, employee or director, बराबर द पीरियड, एंड लास्ट में रीजंस फॉर नॉट होल्ड इफ एनी। सही है? फोर्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन, बराबर रिवैल्यूएशन अगर किया है तो इट शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इट शुड बी डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूएबल। देन शो द अमाउंट ऑफ चेंज इफ द अमाउंट ऑफ चेंज इज 10% और मोर। सही बात है? ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। लास्ट पॉइंट बेनामी प्रॉपर्टीज, इफ एनी केस इज initiated or pending under Benami Properties Prohibition Act 1988, तो आपको उसको डिस्क्लोज करना है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा? फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट अगर आराम से पढ़ेंगे तो वी विल बी एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट। लर्न करने की, रटने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं सर। समझा तो याद ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम जो क्लास में करते हैं उसको रिवीजन बोलते हैं, पब्लिक उसको समझता है कि इसको रट्टाफिकेशन बोलते हैं। बोलने तो लोग है, बोलने का काम है उनका, बट आपको समझ में आ रहा ना? यस सर। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट अपना इन्वेंट्री। 2 पॉइंट है उसके अंदर, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। फिजिकल वेरिफिकेशन में फर्स्ट पॉइंट वेदर मैनेजमेंट हैज कैरिड आउट फिजिकल वेरिफिकेशन एट रीजनेबल इंटरवल्स, बराबर के नहीं? एंड अगर डिस्क्रिपेंसी है, कितनी डिस्क्रिपेंसी है बाद में देखना उसको, बाद में देखना उस छोरी को, वैसे भी कुछ घास नहीं डालने वाले हो तेरे को, ठीक है ना? इधर सब पढ़ने के लिए है, तेरे से छिछोरे नहीं कोई भी, ठीक है? चौप, आवाज बंद। चलो, तो क्या हुआ यहां पे? अगर एनी डिस्क्रिपेंसी इज नोटेड, बट उसका परसेंटेज है 10% और मोर, वेदर इट हैज बीन प्रॉपरली डेल्ट विथ। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंस अमाउंट, अगर आपने फाइनेंस लिया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करंट एसेट के बेसिस पे सिक्योरिटी दिया है आपने और वो वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोक्योर किया है, एंड द सैंक्शन लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज ग्रेटर देन 5 करोड़, तो आपको क्या चेक करना है? द स्टेटमेंट सबमिटेड टू द बैंक शुड बी इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इतना चेक करना है। थर्ड पॉइंट बात करता है लोन्स, बराबर? तो लोन्स की जब बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं मालिक उसके अंदर। तो सबसे पहले लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज गिवन टू होम? नहीं, वो तो थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में 185 186 वाला पॉइंट है ना? तो थर्ड पॉइंट, कमन है ना? कोई बात नहीं, गलती करो, गलती से सीखेंगे। थर्ड पॉइंट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज। अब 2 चीजें, गिवन टू joint ventures, subsidiary, associates and other than joint ventures, subsidiary and associates। तो बेटा उसके अंदर क्या रिपोर्ट करना है? एक तो अमाउंट विच इज गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड द बैलेंस आउटस्टैंडिंग। सही है एकदम? यस सर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा बच्चा। सेकेंड पॉइंट अभी क्या बोलता है? सोच समझ के जवाब देना। टर्म्स एंड कंडीशंस, बराबर? वेदर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं रीड करूं?
आप जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स वाला कल जो पढ़ रहे थे, वो विलफुल डिफॉल्ट वगैरह, वो आपके दिमाग में चल रहा है अभी। मेरे को मालूम है कुछ बच्चों के दिमाग में वो आया, तो संभालो, दोनों पॉइंट्स को मिक्स मत करना, सही है ना? यस सर। तो सेकेंड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट, repayment schedule has been stipulated and the money is received regularly as per that repayment schedule. Fourth point, अगर overdue हो चुका है, मैं वही बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर overdue हो गया for more than 90 days, whether reasonable steps have been taken for its recovery. सही बात है, ये फोर्थ पॉइंट हुआ। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, बोलो बोलो, whether any loans which are due has been renewed, extended or fresh loan has been given, so the amount and the percentage of such loan वो आपको इंडिकेट करना है। लास्ट पॉइंट, whether loans are repayable on demand, बराबर, तो वो कितना अमाउंट है एंड उसका परसेंटेज। इसीलिए रिवीजन करना जरूरी, नहीं तो क्या हो जाता है, अभी आपको समझ में आ रहा कि ऑडिट में आपको ग्रेजुअली जब आगे आगे बढ़ोगे आपको सब सेम लगेगा, एंड देन द माइंड विल स्टार्ट प्लेइंग इट ट्रिक्स, and then you'll realize कि okay, audit subject is not that easy. Why? Because वो mix-up होने लग जाता है, and that is why we do the revision। एक एक concept आराम से उसको break down करके पढ़ते हैं, ताकि दिमाग में वो compartment बना। okay, loans, ये सारे points बराबर, अपना लोन जो अपन ने दिया है इनको, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका रीपेमेंट का शेड्यूल, अगर वो ओवरड्यू हो गया फॉर मोर देन 90 डेज, फिर वो रिन्यू, एक्सटेंड फ्रेश लोन्स, एंड फिर अगर रिपेबल ऑन डिमांड है तो, समझा? ये दिमाग में एक चीज हो गई। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की मालिक। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है अभी फिर से, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, सिक्योरिटीज, बट वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186 हैज बीन कंप्लीट विद। 185 लोन टू डायरेक्टर्स एंड 186 लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स इन द नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ कंपनी। सही है एकदम? यस सर। ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, पब्लिक डिपॉजिट्स। सो पब्लिक डिपॉजिट्स अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है तो whether provisions of section 73 to 76 has been complied with and RBI के directives has been complied with, if not the details। प्लस अगर किसी ने ऑर्डर दिया होगा, कौन कौन ऑर्डर दिया था? सब लोग थे, कंपनी लॉ बोर्ड, NCLT, RBI, एनी कोर्ट और एनी अदर ऑथोरिटी, तो उसको आपने कंप्लाई करना है, इफ नॉट उसके डिटेल्स देने हैं। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है। सिक्स्थ पॉइंट हम लोग बात करते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। If the company is required to maintain cost records as required under section number 148 subsection 1, तो whether it has been maintained or not आपको रिपोर्ट करना है। 7th पॉइंट में बात करते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। बेटा दो टाइप के स्टैट्यूटरी ड्यूज, डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड है तो रेगुलरली जमा करना चाहिए, बट अगर रेगुलरली जमा नहीं किया है तो द बैलेंस विच इज द अमाउंट विच इज इन अरियर्स, विच इज आउटस्टैंडिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल। केस स्टडीज 3 डिस्कस करी थी। अगर वो डिस्प्यूटेड है तो दो बातें इंडिकेट करनी है, अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट एंड द फोरम वेयर इट इज पेंडिंग। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये मेरा बच्चा बात होगी किसके बारे में? स्टैट्यूटरी ड्यूज। उसके बाद नेक्स्ट 8 पॉइंट अपन बात करते हैं अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अगर कोई इनकम हमने सरेंडर करी है टू द इनकम टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ एनी असेसमेंट, बराबर, तो वेदर दैट इनकम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। यही अपने को याद आ रहा ना ये डिस्कशन? यस सर। सो 8 पॉइंट वाज अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। 9th पॉइंट नाउ repayment of loans. Now this is the point we talking about repayment of loans. अगर loans लिए हैं तो पे भी करने पड़ेंगे, तो उसमें आपको बताना है अगर repayment में default है, बराबर के नहीं, तो amount of details and amount of default and details, तो उसके tabular form में details देना है अपने को। So first point nature। अब आपको वो heading याद नहीं आ रहा है, बट वो नीचे जो अपन ने लिखा था वो याद आ रहा है, उसके बेसिस पे आप हेडिंग डेवलप कर रहे हो। सही बोल रहे होंगे नहीं? तो फर्स्ट पॉइंट द नेचर ऑफ लोन, फिर उसका लेंडर वाइज डिटेल्स, बट सिर्फ किससे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। सही है एकदम? यस सर। ये एमसीक्यू भी बन सकता है और डी ऑल ऑफ द अबव या ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकते हैं। समझ रहे? तो इसीलिए छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, बराबर के नहीं? ऐसा। उसके बाद थर्ड पॉइंट उसका अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, बराबर, सॉरी, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, whether it was principal or interest, number of days and reasons क्या है उसके, सही, मतलब remarks if any। सही है एकदम? यस सर।
अब दूसरा, वेदर द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर, तो ये सेकंड डिफॉल्ट. थर्ड डिफॉल्ट क्या है? वेदर इट इज यूज फॉर अदर पर्पस फॉर विच इट वॉज टेकन. फोर्थ पॉइंट, शॉर्ट टर्म का यूज किया है लॉन्ग टर्म के लिए. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? और क्या क्या डिफॉल्ट है? हाँ, अभी वो बच्चे का, हाँ याद आया कि नहीं आया? वेदर एनी लोन हैज बीन टेकन, बराबर, टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी. एंड सिक्स पॉइंट क्या कहता है? हाँ, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट. एंड सिक्स पॉइंट क्या कहता है? टेकन एनी लोन्स बाय प्लेजिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट. अब क्लियर है एकदम? यस सर. ये पॉइंट हो गया अपना कौन सा? नाइन्थ पॉइंट. टेंथ पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट आईपीओ, एफपीओ एंड डेट फाइनेंस. अगर आईपीओ, एफपीओ या इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज अगर आपने इश्यू किया है तो क्या होना चाहिए? वेदर इट इज अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज रेज्ड. दैट इज वेरी सिंपल. और उसके बाद अगर आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो दो सेक्शन, सेक्शन नंबर 42 एंड 62 हैज बीन कंप्लाइड विद, एंड ऑल्सो द मनी हैज बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस इट वॉज टेकन और इट वॉज रेज्ड. सही है एकदम? ये 10th पॉइंट हो गया. अब 11th पॉइंट कल जाते जाते पढ़े थे फ्रॉड के बारे में. तो इसमें फ्रॉड, एक तो पहला एनी फ्रॉड, जो ऊपर कुछ लिखा था अपन ने और पे, बराबर, एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी. सेकेंड रिपोर्ट करना था फ्रॉड विच वॉज नोटिस अंडर सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12. एंड लास्ट में विसल ब्लोअर मैकेनिज्म के कंप्लेंट्स ऑडिटर ने कंसीडर किए या नहीं किए. यहां तक पढ़े थे मालिक. आराम से है ना एकदम? यस, बेस्ट. कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा ना? यस. टुमारो व्हेन वी मीट ना, मतलब टुमारोज नेक्स्ट लेक्चर वी अटेंड, यही काम करना है अपने को. बस 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा अपने को सिर्फ रिवीजन करना है. तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है? ओके, चलो. सो अब बच्चा, हाँ, वो फ्रॉड रिपोर्ट करना इन फॉर्म नंबर ADD 4 फॉर, वेरी गुड, शानदार. चलो बच्चों, कॉन्फिडेंस आ रहा ना? मुझे एक बात बताओ, ऐसा कुछ बर्डन लग रहा है कि सर कारो के 21 पॉइंट्स अब कैसा चैलेंजिंग लग रहा है क्या? मोर ओवर सर, ऐसा मेमोरी टेक्निक, इसका चार्ट वगैरह ऐसे कुछ जरूरत लग रही है क्या? अगर वो हेडिंग आपको क्लियर है, अंदर के पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो. इसीलिए आपको पता होगा कि अपन ने जब वो कल क्लास में आपको 10 पॉइंट लिखवाए थे, 2-2 लाइंस आपको छोड़ने को बोली थी, क्योंकि बाद में अब आपको नेक्स्ट टेस्ट आपका क्या होगा कि आपको खुद से उन 2-2 लाइंस में उस पॉइंट के अंदर जो समरीज है वो आपने खुद से लिखना है. समझेगा? आपको एसेंशियल, जो अपन रिवीजन में मेन पॉइंट्स बोलते हैं ना, वो आपको वहां पे लिखना है. सही है एकदम? यस, ऐसा काम करने का. सो फिर इस तरीके से जब अपने नोट्स बनेंगे ना, तो फिर आपको एक डाउट आएगा कि सर लास्ट डे पे कहां से पढ़ना है. तो ये सब कंटेंट जो हम लोग बना रहे हैं ये लास्ट डे के लिए कर रहे हैं. ओके, ओके. नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट इज निधि कंपनी. निधि कंपनी, दीदी कंपनी नहीं, निधि कंपनी. अब ये क्या होता है निधि कंपनी? ये सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर आता है. ये पढ़ा है आपने? इट इज अ कंपनी विच इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ सेविंग्स, बराबर, थ्रिफ्ट, छोटा छोटा सेव करते हैं. तो ये जो होता है ये अपने मेंबर्स के बीच में होता है. ये कंपनीज एक्ट इसको गवर्न करता है. निधि कंपनी को लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको जरूरत पड़ी वो वहां से पैसा उठाते हैं. अरे बोलो यस और नो? यस सर. सो इट इज काइंड ऑफ अ चिट फंड कंपनी ऑल्सो, बराबर. सो ये निधि कंपनी है, बराबर. अब निधि कंपनी सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट तो बोलता ही बोलता है कि निधि कंपनी क्या है, क्या क्या उनको करना चाहिए. बट इस कंपनी के लिए अलग से निधि रूल्स है. इसके लिए क्या है? अलग से निधि रूल्स है. अब सिंपल सी बात है, जो निधि रूल्स 2014 है ना मेरा बच्चा, सुन रहे क्या मेरी बात को? अब इस ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये निधि रूल्स 2014, ये बेनामी ट्रांजैक्शन 1988, वो वाला एक्ट, ये सब छोटी छोटी चीजें हम लोग स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में कभी भी अगर मतलब वो अगर पेपर सेटर सोचता है ना कि भाई एकदम वाहियात क्वेश्चन पूछ दे जो सोच भी नहीं सकते, तो समझो वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू दैट लेवल. हमेशा ध्यान में रखना, अगर पेपर डिफिकल्टी यहां पे है तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस लेवल. समझेगा? बच्चा क्या करता है, यही लेवल का प्रिपरेशन करता है, ये एक स्टेप नीचे, तो वो पेपर डिफिकल्ट लगता है उसको. ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सो यू कैन गिव योर बेस्ट. सही है ना? ओके.
सो निधि कंपनी रूल्स 2014 है। अब इसके अंदर एकदम सिंपल सी बात है, इसके अंदर 2-3 बातें बोली गई है कि जो निधि कंपनीज को फॉलो करनी है। एज एन ऑडिटर हम लोग ने करना क्या है भाई, रूल्स में 3 बातें बोली थी, वो 3 बातें कंप्लाई हुई या नहीं हुई वो अपने को चेक करके रिपोर्ट करना है। ये बात समझ में? पहले 3 समझना, निधि कंपनी को निधि रूल्स 2014 गवर्न करते हैं, ये क्लियर है? अब निधि रूल्स में जो बातें बोली गई है, मैं ऑडिटर आके मेरे को कारो क्या बोलता है, भाई ये निधि रूल्स में 3 बातें बोली गई थी, वो 3 बातें तू चेक कर, वैसा हुआ या नहीं हुआ वो चेक करके बस तू क्या कर, अपने कारो के अंदर उसको रिपोर्ट कर दे। समझा गया? यस सर। तो वो 3 बातें क्या है, बहुत इजी पॉइंट है, समझना एकदम। वेदर निधि कंपनी has complied with the NOF to deposit ratio 1:20 to meet out the liability. ये सर निधि कंपनी रूल्स में लिखा है। अगर आपका नेट ओन फंड्स कितना है, आपका 1 है, उसके हिसाब से आपके डिपॉजिट्स होने चाहिए 20। आई बात समझ में आपको? सो NOF नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट्स का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:20। अरे जैसे आप जैसे पढ़ते हो ना, स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1। इसको पढ़ा क्या आपने? एक स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो ऐसा वो रेशियो मेंटेन करना पड़ता है ना। वैसा ही मेरा बच्चा निधि कंपनीज में जो आपका नेट ओन फंड्स है, बराबर के नहीं, और डिपॉजिट्स, उसका रेशियो, उसका बैलेंस कितना होना चाहिए, 1:20 होना चाहिए स्टैंडर्ड। तो उतना कम से कम मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको चेक करके आपको मालिक रिपोर्ट करना है। खत्म हो गई बात, नॉट अ बिग डील। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10%, क्या बोल रहा हूं मैं, वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% ऑफ व्हाट, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स। क्या बोल रही है, 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स 2014 टू मीट आउट द लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज दिस 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स? अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। लिखने का उसको सुन के अच्छा लग रहा है ऐसा नहीं, उसको नोट करेंगे। अनएनकम्बर्ड का मतलब होता है विदाउट एनी चार्ज और विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, उसको बोलते हैं अनएनकम्बर्ड। तो भैया अगर 100 रुपए का डिपॉजिट्स मैंने अपने मेंबर से एक्सेप्ट किया है, समझ रहे बात को, तो उस 100 रुपए में से 10 रुपए विल बी व्हाट, बर्डन फ्री, विल बी विदाउट एनी कमिटमेंट्स। तुम समझ रहे मेरी बात को? उस पर कोई भी कमिटमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होगा, वो 10% आपने फ्री रखना है टू मीट आउट द लाइबिलिटीज। कभी अगर कुछ अपने को देना पड़े, लाइबिलिटी है, तो वो डिपॉजिट्स ऑब्लिगेटेड नहीं होने चाहिए, वो खर्चा कर सकते हैं, वो फ्री होने चाहिए एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स 2014। सो फर्स्ट कंडीशन निधि के लिए क्या है बच्चों, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट 1:20। सेकेंड, जितने भी टर्म डिपॉजिट्स उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं उसका 10% शुड बी अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद वेयर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट देयरऑफ फॉर एनी पीरियड, इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ। देखो निधि कंपनी क्या करता है, मेंबर्स से पैसा एक्सेप्ट करता है ना, और मेंबर्स को एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद उनको लौटाना भी पड़ता है इंटरेस्ट के साथ, या पीरियडिकली दे कीप ऑन पेइंग देम व्हाट द इंटरेस्ट। अगर उसमें डिफॉल्ट हुआ है तो आपने सिंपली क्या करना है, उसके डिटेल्स आपने देने हैं। दैट इज इट फॉर निधि कंपनी। सिंपल है? ओके चलो मेरे को बताओ क्या हुआ 11th पॉइंट में, क्या हुआ 11th पॉइंट में, क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। किधर हुआ, निधि कंपनी में। अरे मेमोरी टेक्निक बन रहा ना भाई। देखो 10 पॉइंट तो आपको सीक्वेंस ध्यान में है, अगले 11 पॉइंट के लिए थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक बनाएंगे। तो 11th पॉइंट में क्या हुआ, फ्रॉड हुआ। किधर हुआ, निधि कंपनी में। समझ में आया आपको? तो वो फ्रॉड किसने किया, अगले पॉइंट पे रिलेटेड पार्टी ने। अभी चलो ना आगे, मस्त एकदम। 10 पॉइंट तो मेहनत किया ना दिमाग पे, अब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना भाई। सही है ना एकदम? यस सर। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अभी पहले निधि कंपनी के 3 पॉइंट एक बार बोल देते क्या आप लोग? नहीं बोलने का? बोलेंगे ना? मस्त मेरा बच्चा एकदम। बताओ एकदम सिंपल, मेन क्रक्स, एसेंशियल पॉइंट। एनओएफ टू डिपॉजिट कितना,
कितना परसेंट अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट, और डिफॉल्ट हुआ इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो उसके डिटेल्स खत्म। यस, अब बात करेंगे रिलेटेड पार्टी। वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विथ सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। सेक्शन 188 बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आप एंटर कर सकते हो। सो सेक्शन 188 डील्स विथ व्हाट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और ध्यान में भी रखने का बहुत इजी है, बोलो 188 रिलेटेड, बोलो ना 88 रिलेटेड। वो एक जो है 88 है, मतलब क्या है, वो रिलेटेड है। 88 रिलेटेड, अरे 88 रिलेटेड, 88 खत्म हो गई बात। यस सर, ऐसा लिखने का है 88 रिलेटेड, कैसा याद किया था उसको। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर कंपनी को एग्जीक्यूट करने का है तो ऑडिट कमिटी का परमिशन 177, ये तो आपने सेक्शन बकायदा पढ़ा है, प्लस 188 के बारे में जिक्र करना पड़ेगा ना, तो 188 88 रिलेटेड। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो 188 of the Companies Act has been complied with where applicable and the details have been disclosed in the financial statements. अब details has been disclosed मतलब एक accounting standard है, वापस से 18 accounting standard 18 जो बात करता है about related party transactions। AS 18 जो है accounting standard 18 आपने पढ़ा नहीं है, आप टेंशन मत लो, है आपको पढ़ेंगे। तो accounting standard 18 जो है जो चर्चा करता है अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर कोई कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करता है, आप समझिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करना वर्जित नहीं है। मतलब क्या सर? मतलब इट इज नॉट ऐसा कि नॉट अलाउड, यू कैन डू इट, यू कैन एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बट अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो किसके साथ कर रहे हो, क्या अमाउंट पे कर रहे हो, क्या टर्म्स है, वो आपको एस 18 बोलता है कि आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। आई बात समझ में? तो मैं एज एन ऑडिटर जब कारों में रिपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे दो बातें देखनी है, एक तो 177 और 188 के कंडीशंस को कंप्लाई किया क्या, और एस 18 के हिसाब से, यहां पे उन्होंने जिक्र नहीं किया एस 18 का, बट एस 18 के हिसाब से उसके डिटेल्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, दैट इज द रिक्वायरमेंट। आई बात समझ में? तो क्या वो डिटेल्स आपने डिस्क्लोज किए क्या, वो चेक करके रिपोर्ट करना है आपने को। समझ में आई बात आपको? यस सर, वेरी इजी पॉइंट। सो द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स etc as required by the applicable accounting standards, and which is the applicable accounting standard over here 18, तो वहां पे मेंशन किया हुआ है। सही है एकदम? यस सर। ओके, सो 2 पॉइंट पढ़े अपन ने, 3 पॉइंट पढ़े बराबर। कौन सा? फ्रॉड हुआ किधर? निधि कंपनी ने। किसने किया? रिलेटेड पार्टी ने। तो इसके लिए हमने किसको बुलाया? हाँ, फ्रॉड हुआ ना, क्या हुआ? ऑडिट कमेटी। अरे दीदी ऐसे क्या कर रहे हो आप? हाँ, मस्त ऐसे बैठ के लेट के तुम तो अलग जोन में चले गए। तो फ्रॉड हुआ किधर? निधि कंपनी में। किसने किया? किसको बुलाना पड़ा? इंटरनल ऑडिटर को, बराबर। तो अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, इंटरनल ऑडिटर होता कौन है और एक्सटर्नल ऑडिटर होता कौन है। देखो, मेरा आपको अभी समझ में आया होगा पढ़ाने का तरीका। हम लोग जो हेडिंग है, पहले उस हेडिंग को समझेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, फिर आगे की बातचीत करेंगे। बहुत सी बार क्या होता है, इमोशनल होके हाँ इंटरनल ऑडिटर होगा कोई, इंटरनल अंदर वाला ऑडिटर, ऐसा नहीं है। तो अपन समझेंगे, ठीक है? सो रिलैक्स एकदम एवरीवन। अब हम लोग देखो 14 पॉइंट तक पहुंच गए, बस खत्म होने आया छोटे छोटे पॉइंट्स एकदम। अब समझो मेरी बात को, इंटरनल ऑडिटर। शुभम, इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है। अब बेटा देखो, 2 टाइप के ऑडिटर हो गए। एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट करना, इंक्लूडिंग द वंस हु आर वाचिंग इन द लाइव स्ट्रीमिंग। जीडीपीडी वालों, आप भी मेरे प्यारे बच्चे। तो समझो, मेरे बात समझो, ऑडिटर्स जो होते हैं ये 2 बिरादरी के होते हैं। एक इंटरनल ऑडिटर होवे और एक एक्सटर्नल ऑडिटर होवे। पहले इंटरनल एक्सटर्नल की बात करेंगे। अब आप समझिए बात को, पहले चर्चा करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर की। एक्सटर्नल ऑडिटर की चर्चा करेंगे। अब देखो,
गवर्नमेंट ने क्या किया, मस्त बढ़िया सा है ना इनकम टैक्स एक्ट बनाया, बढ़िया सा एक्ट बनाया मलिक। उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बनाए। मतलब उन्होंने बोला इनकम ऐसे 5 हेड में आएगा, उस इनकम में, मतलब उस हेड में कौन सी इनकम कंसीडर की जाएगी, उसका बाइफर्केशन किया। अदर सोर्सेस में कौन सा, पीजीबीपी में कौन सा, कैपिटल गेन्स में कौन सा, हाउस रेंट में कौन सा, अलग अलग उन्होंने बकायदा ऐसा स्प्लिट किया उसको। फिर उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि इसमें क्या क्या आपको डिडक्शन मिल सकता है, बिजनेस में क्या क्या एक्सपेंडिचर अलाउड है, क्या क्या डिसअलाउड है। फिर प्रोविजंस बनाई कि आप अगर इतना पेमेंट कर रहे हो प्रोफेशनल फीस का तो टीडीएस काटो, बराबर। अगर रेंट पे कर रहे हो तो टीडीएस काटो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो टीडीएस काटो। फिर उसके बाद आपको बहुत सारे उन्होंने क्लबिंग के प्रोविजंस दिए कि अगर बच्चे के साथ भी है बट वो बच्चे का कुछ जैसे मतलब आपके बलबूते पे ही कमा रहा है तो भाई उसका भी इनकम क्लब कर लो। ऐसा बहुत सारी चीजें कुछ उसमें ऐड करिए। मतलब बढ़िया सा कानून बनाया है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार बोलती है कि अब बढ़िया सा लोगों से टैक्स लेंगे इस रेट पे। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एचयूएफ हो तो इतना टैक्स रेट, दोनों को सेम रेट लगता है, बस स्लैब रेट। फिर अगर आप कॉर्पोरेट एंटिटी हो, फर्म हो, तो आपको एक अलग 30% के हिसाब से, या जो भी मार्जिनल नए कंपनीज 25% कुछ लगता है वो हिसाब से बढ़िया सा सेट कर दिया माहौल एकदम। आई बात समझ में? यस सर। अब जिसने कानून बनाया ना, अब फोकस करना कॉन्सेप्ट पे। अब जिसने ये कानून बनाया ना उसको है ना ऐसा हो रहा है टेंशन, उसको धक धक हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है उसको समझो कि वो बोलता है कि इतना बढ़िया कानून तो बनाया, अब भाई पब्लिक इस कानून को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, टेंशन है यार। अब कानून तो बना के दिया ना आपको, अब आपने उसके हिसाब से इनकम कंप्यूट करके पे करना चाहिए ना। बट अब वो पब्लिक वैसा करेगा नहीं करेगा, वो भाई टेंशन है हमको, डर लग रहा है हमको, बराबर के नहीं। तो इसीलिए एक्सटर्नल एजेंसी दैट इज गवर्नमेंट उसी कानून के अंदर ऑडिट का प्रोविजन डालता है और बोलता है कि भाई तुम टैक्स ऑडिट करो। तुम समझ रहे बात को? तुम टैक्स ऑडिट करो। मतलब आप क्या करोगे टैक्स ऑडिट में? तुम क्या करोगे? तुमने जो टैक्स पढ़ा ना, तुमने क्यों पढ़ा मालूम है टैक्स आपको? ताकि आप ऑडिट कर सको इसके लिए। अरे आपको अगर इनकम टैक्स के प्रोविजंस नहीं मालूम तो आप ऑडिट कैसे करोगे कि वो कंप्लायंस हुए या नहीं हुए? यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? इसीलिए आपने टैक्स पढ़ा। आपको टैक्स पढ़ाने का इंटेंशन क्या था कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अगर ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने के लिए टैक्स के प्रोविजंस क्या है आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप डिसाइड करोगे अच्छा ये अलाउड है, ये डिसअलाउड है, ये टीडीएस नहीं कट किया तो डिसअलाउड है। समझे क्या बात को? तो ये रिक्वायरमेंट किसने बोला? एक एक्सटर्नल एजेंसी ने बोला ना। गवर्नमेंट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अरे बोलो यस और नो। और उसके तहत जो ऑडिटर आया उस ऑडिटर को क्या नाम देंगे? अब बोलो ना कुछ तो भी। उस ऑडिटर को बोलेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर। बात समझे आप लोग? सेम कंपनी की बात करेंगे। कंपनी लॉ बनाया, कंपनीज एक्ट बनाया, उसमें भी आपने कितने सारे प्रोविजंस देखे आपने कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत सारे प्रोविजंस कंपनीज को कंप्लाई करनी पड़ती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब वो प्रोविजंस कंपनी कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए वापस से कंपनीज एक्ट ही बोलता है कि इसका क्या होना चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। तो ये कंपनीज एक्ट के तहत जो ऑडिट हुआ, ये भी कौन सा ऑडिट हुआ? एक्सटर्नल ऑडिट। तो और जो ऑडिट करता है उस ऑडिटर को क्या नाम देंगे? एक्सटर्नल ऑडिटर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाट इज एक्सटर्नल ऑडिटर? सही बात है एकदम। यस सर। अब बात करेंगे इंटरनल ऑडिट, क्योंकि पहले दिमाग में कंपार्टमेंट क्लियर होना चाहिए भाई, एक्सटर्नल कौन इंटरनल कौन, तब जाके आगे चर्चा कर सकते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर की बात करेंगे। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट हो गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। सुजल, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। Middle level are the ones who are responsible for implementing and bottom level are the ones who are responsible for executing those policies. ये बात समझ में आई आपको? तो फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना मालिक, उसने बहुत बढ़िया से फॉर्मुलेट किए, मतलब पॉलिसीज को फॉर्मुलेट किए बढ़िया एकदम कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स बराबर के नहीं, हमारा धंधा किस नियम और सिद्धांतों पे चलेगा, ये उसने क्या किया? फॉर्मुलेट किया बराबर। और मिडिल लेवल को बोला
कि बराबर से इंप्लीमेंट करो और बॉटम लेवल को बोल दिया एग्जीक्यूट करो। बट आप सोचो फिर से, जैसा वो एक्सटर्नल एजेंसी को हो रहा था वैसा ही ये मैनेजमेंट को भी हो रहा ना धक धक। क्या होता होगा बताओ यार, मैंने इतना बढ़िया पॉलिसीज बनाए, अब पब्लिक उसको फॉलो करता होगा नहीं करता होगा, मेरे को टेंशन आ रहा ना रे भाई। समझा नहीं समझा? फिर टेंशन आ रहा तो आप मैनेजमेंट को ऐसे थोड़ी बोल सकते, तू फिर एक काम कर, तू जाके चेक कर ले। मैनेजमेंट बोलेगा भाई मैं धंधा करूं क्या, ये चेक करते बैठू? बना के दे रहा, बड़ी बात है। बाद में मेरे को बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, बढ़ाना है, नए प्रोडक्ट्स लेके आना है, बहुत कुछ चीजें करनी है भाई, मैं यही थोड़ी कर सकता हूं। तो इसके लिए उसको असिस्ट करने के लिए वो खुद मैनेजमेंट क्या करता है, उसके साथ एक ऑडिटर को लाके हाथ खड़ा करता है। वो बोलता है देख भाई ये पॉलिसीज मैंने बनाए, तू ये पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा क्या नहीं हो रहा तू चेक कर, और अगर नहीं होता होगा तो तू मुझे रिपोर्ट कर। प्लस रिपोर्ट के साथ साथ अगर तुझे कुछ मुझे इंप्रूवमेंट्स को सजेस्ट करना है तो वो भी कर, फिर मैं नए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करके डिजाइन करके उसको इंप्लीमेंट करेगा। समझ रहा बात को? ये कौन व्यक्ति है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला व्यक्ति है। किसको मदद कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले लोगों को मदद कर रहा है। कहां पे चेकिंग कर रहा है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें हो रही है वो चीजें चेक कर रहा है। किसको रिपोर्ट कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को, जो इंटरनली है उनको। इसीलिए इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस ऑडिटर को क्या नाम देंगे? अब पहले यहां तक समझा, फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा? 14th पॉइंट का हेडिंग कि भाई मालूम होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर ये कौन होता है। क्लियर है एकदम? आगे अब जब पढ़ेंगे तो अब मजा आएगा। वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम। पहला तो क्या, कंपनी के पास इंटरनल ऑडिट सिस्टम ऐसा है क्या? सही है ना? है या नहीं वो चेक करना है। अगर है तो वो क्या बोलता है? इट शुड बी कमेंसुरेट। मतलब क्या बोलता है? इट शुड बी अप्रोप्रिएट, इट शुड बी व्हाट? सूटेबल। मतलब ही बढ़िया सा वर्ड कैसा लिखा देखा क्या आपने? मतलब लेमन टर्म्स में इट इज व्हाट? अप्रोप्रिएट, सूटेबल। बट यही अगर अपन टेक्निकल वर्ड्स वहां पे छाप दे, वेदर इट इज कमेंसुरेट, समझ रहे कैसा? मतलब वो क्वालिटी, तुम समझ रहे बात को? दिस इज व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग पार्ट। इफ आप जब बोलते ना सर कैन आई राइट इन माय ओन लैंग्वेज, सो ओन लैंग्वेज विल बी व्हाट? सूटेबल, अप्रोप्रिएट। बट उसमें तो वजन नहीं होगा। अगर जब आप लिखते हो वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम व्हिच इज कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो कमेंसुरेट चेंजेस द गेम। समझ रहे क्या बात को? वहां पे वो पेपर में वजन आता है। फिर आई बात समझ में आपको? यस सर। सो वेदर इट इज कमेंसुरेट टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस के हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, सॉरी इंटरनल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। सही बात है एकदम? अरे बोलो ना कुछ। यस सर। उसके बाद वेदर द रिपोर्ट्स, अभी दूसरा पॉइंट, अब ये भी ऑडिट करके रिपोर्ट देगा ना, बराबर के नहीं? So whether the report of internal auditors for the period were considered by the statutory auditor. बेटा ये statutory auditor मतलब कौन होवे है? External auditor होवे है। आई बात समझ में आपको? Yes sir. तो whether the reports of the internal auditor were considered by statutory auditor, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है कि हमने इसके रिपोर्ट्स देखे थे, हमने किस तरीके से उसको यूज किया, वो आपको बताना है। जैसे हम लोग ब्रांच ऑडिटर के रिपोर्ट यूज करके कैसे डील किया वो लिखते थे ना, यहां पे अगर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, उसका रिपोर्ट जो वो दे रहा है, अगर हमने उसको यूज किया है तो किस हिसाब से किस तरीके से यूज किया है, बस वो हम लोग को क्या करना है? उसको रिपोर्ट करना है। खत्म हो गई बात, वेदर इट वॉज कंसिडर्ड और नॉट। आई बात समझ में? आप समझे क्या इजी क्या होता है अपने को? वंस यू अंडरस्टैंड जो चीज अपन पढ़ रहे हैं, पहले वो चीज क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। समझ रहे बात को? आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अब देखो मुझे बात बताओ, इसमें इंटरनल ऑडिटर में क्या बातें करी अपन ने, बताओ मेरे को। हाँ बोलो ना, बोलो ना, क्या बात करी? कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम विच इज, अब बोलो आप सुटेबल लिखेंगे, अप्रोप्रिएट लिखेंगे या कमेंसुरेट लिखेंगे? तो मतलब मालूम है, बराबर। बट पेपर में अभी टेक्निकल वर्ड यूज करना है या लेमन टर्म यूज करना? हाँ ये चाहिए अपने को, समझा गया? तो उसका मतलब जरूर समझने का, बट स्ट्रेस
उन टेक्निकल वर्ड्स पे करने का। आई बात समझ में आपको? सो वेदर इट इज कमेंसुरेट टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, एंड सेकेंड वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स वर कंसिडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब भी कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर। क्लियर एकदम बात? यस सर। जरूरी नहीं है, आपने पढ़ा ना सेक्शन 138 में, फिर भी स्टाइल मार रहे हो जबरदस्ती। मेरा नॉलेज चेक करना चाहते हो आप, ऐसा सेक्शन फेंक के मारेगा ना 138, समझ में आएगा। वो कोई भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, सीए सीए में प्रैक्टिसिंग हो या नॉन प्रैक्टिसिंग, ये सब सीखा है, फिर भी है ना। बाद में पढ़ाऊंगा अगले इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल अपना एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाऊंगा तेरे को विस्तार में एकदम ऐसा, ठीक है ना, वो भी सेक्शन है। जी बेटा, क्योंकि अपन कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं तो कौन सा ऑडिटर करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑडिटर का नाम लिखा है दीदी? एंड टैक्स ऑडिटर नहीं लिखा ना, इसीलिए। हाँ, गुड गर्ल। हाँ, बट वो स्टैट्यूटरी मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से ना। ओके, चलो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। नेक्स्ट 15 पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग सब। रेडी? इजी लग रहा है? तो क्या हुआ? फ्रॉड हुआ निधि कंपनी के अंदर, इसके लिए बुलाया। आप फ्रॉड हुआ निधि कंपनी में, किसने किया? रिलेटेड पार्टी में, तो किसको बुलाया? इंटरनल ऑडिटर। तो वो इंटरनल ऑडिटर को दिखा कि जो फ्रॉड हुआ है ना वो कौन से ट्रांजैक्शंस में हुआ है? वो फ्रॉड हुआ है किससे रिलेटेड? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, बराबर कि नहीं? सो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में ये फ्रॉड हुआ है, बराबर। सो व्हाट इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन? Point is very simple. Transactions other than cash is called as non-cash transactions. That is very simple. कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, but point समझना, whether the company has entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him, and if so, whether provisions of section 192 has been complied with. तो अभी क्या करेंगे हम लोग? कानून को हाथ में लेंगे, कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, बराबर। और अब बात करेंगे सेक्शन नंबर जो बात करता है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। रिस्ट्रिक्शन, बेसिक थीम पढ़ेंगे सेक्शन का, ताकि आपको समझ में भी आए। और मेरी बात समझना, जैसे अपन सिर्फ क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ना नहीं ऐसा कि ओके सर ऐसा पढ़ा रहे, ओके। आपने इसके अंदर से ये भी सीखना चाहिए कि जब कभी आप खुद पढ़ रहे हो तो आप में भी ये हैबिट अब डेवलप होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी लॉ, अगर आप ग्रुप 1 का लॉ पढ़ रहे हो, आप टैक्स पढ़ रहे हो, या आप ईआईएस में कभी आईटी एक्ट के सेक्शंस का रेफरेंस आता होगा, बराबर। तो आपने क्या करना है, आप में एक हैबिट डेवलप होनी चाहिए कि उस बेयर एक्ट को आपके फोन में उसका पीडीएफ या आजकल एप्लीकेशंस भी आते हैं वो डाउनलोड करना। एंड सिर्फ ऐसा पढ़ के हाँ वेदर प्रोविजंस ऑफ 192 हैज कंप्लाइड विद, उसको सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं। जब आप पढ़ते हो तो वो सेक्शन एक्चुअली क्या कहता है वो जाके रेफरेंस उसका देख के फिर वापस अपने जो ओरिजिनल कंटेंट है उस पे आना। सो ट्राई टू डेवलप दिस हैबिट, तब जाके ऑल राउंड नॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सही बात है एकदम। अभी क्या होगा ना, आप समझो, इवन दो मैं आपको बताता हूं क्यों सर मैं अपन इतना डिटेल में पढ़ रहे। अब देखो, आपको 185 186 पूरे सिलेबस में नहीं है, 192 पूरे सिलेबस में नहीं है, बराबर के नहीं। बट अब आप समझिए हम लोग क्यों उसको इतना डिटेल में पढ़ रहे, कि क्यों हम लोग बेयर एक्ट में जाके उस सेक्शन का रेफरेंस दे रहे। अगर कभी आपको केस स्टडी आया, बराबर, जिसके अंदर ऐसा दिखा आपको कि देयर इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, उसके तहत केस स्टडी घुमाया, बराबर, बट आपको पता ही नहीं कि ऐसा क्या है करके 192 क्या बोलता है, तो आप कभी ये कारों का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट कभी कब लिख ही नहीं पाओगे। या तो आपको जैसे लोन टू डायरेक्टर्स, अगर उसके कंडीशंस हम लोग बताए नहीं आपको कि अब डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते हैं, अगर देना है तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय के कैसे देते हैं वैसा, या स्पेशल रेजोल्यूशन वैसा, अगर ये पता नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं होगा कि 185 है मतलब कारों में इसका रिपोर्टिंग होना है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर टेकिंग रेफरेंस ऑफ द बेयर एक्ट। समझा क्या बात को? यस सर। तो आपको कहने का बस इतना ये है कि आप में भी अब ये हैबिट डालो, है ना। स्पून फीडिंग का आदत मत रखना।
अगर आपको कभी भी कोई भी सेक्शन में कोई भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत आती है या कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो ट्राई टू डिग इनटू इट, ट्राई टू डू द रिसर्च ऑन योर ओन। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद से कोई चीज अगर रिसर्च करते हो ना, वो आपको बहुत लंबे समय तक ध्यान में रहती है, बिकॉज आपने प्रोएक्टिवली खुद से उसको क्या किया है, आपने रिसर्च किया है, समझे। सो ये हैबिट आप में होना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब बात करते हैं 192 की। 192 बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स। वो क्या बोलता है, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एन अरेंजमेंट बाय विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम acquire or is acquired to asset for consideration other than cash from the company। समझा क्या नहीं समझा? नहीं समझा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल स्वप्निल पटनी क्लासेस ये कंपनी है और हर्षद जाजू ये उस कंपनी का डायरेक्टर है। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मुझे मान लो ये क्लासरूम जो है मुझे कंपनी से एक्वायर करना है, तो मुझे कंपनी बोलती है कि ओके दिस इज फॉर 1 CR। मैं बोलता हूं एक काम करते हैं, मैं ना यहां पे ऑडिट की बैचेस जो है ना अगले 3 साल फ्री में पढ़ाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा मैं, ये क्लासरूम मेरे नाम पे कर दो। सो आई हैव एक्वायर्ड दिस क्लासरूम दैट इज एन एसेट ऑफ अ कंपनी फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ऐसा नहीं चलेगा, वो बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? So a director of the company cannot acquire the assets of the company for a consideration other than cash। ये क्लियर है एकदम। दूसरा पॉइंट उसका ऑपोजिट है, वो कहता है द कंपनी ऑल्सो कैनॉट एक्वायर एनी एसेट फ्रॉम द डायरेक्टर फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये बी पॉइंट में लिखा है। मतलब डायरेक्टर ना कंपनी से एक्वायर कर सकता है, ना कंपनी डायरेक्टर से एक्वायर कर सकती है एनी एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में आपको? यस सर। बट अब अगर आपको करना ही है तो, क्योंकि उधर क्या लिखा है, अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन में अगर आपने एंटर किया है तो वेदर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 हैज बीन कंप्लाइड विद, तो करना है तो आप कर सकते हो, अनलेस देयर इज अ प्रायर अप्रूवल ऑफ accorded by resolution of the company in general meeting। आई बात समझ में आपको? तो वैसा प्रोविजन का कंप्लायंस होना बहुत जरूरी। क्लियर एकदम बात? खत्म हो गया मेरा बच्चा। 15 पॉइंट क्या हुआ 15 पॉइंट में बच्चों? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विद डायरेक्टर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। करना हो तो आपको कंपनी का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। सो वही लिखा है, वेदर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। तो नाउ यू नो द प्रोविजन। अरे समझा क्या नहीं समझा? यस सर। तो ये बात हो गई। अब क्या हुआ? तो इसीलिए अब क्या हुआ, देखो फ्रॉड हुआ। किधर हुआ? निधि कंपनी में। किसने किया? रिलेटेड पार्टी ने किया। इसीलिए इंटरनल ऑडिटर को बुलाया और इंटरनल ऑडिटर ने देखा कि यहां पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, इसीलिए अब ये भागे किधर? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास, एनबीएफसी के पास भागे। क्यों? क्योंकि उनको लॉस हुआ ना, क्योंकि अब पैसा लेना पड़ेगा ना, एनबीएफसी से लॉस हो गया ना भाई। समझा गया? सो इसीलिए दे वेंट टू एनबीएफसी टू कवर व्हाट देयर लॉसेस। सही है एकदम? यस सर। मतलब ऐसे फटाफट सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। हेडिंग याद रहा तो अंदर का कंटेंट तो अपने को पता ही है, कोई टेंशन नहीं है। सो अभी एनबीएफसी, पहली बात तो ये, मुझे एक बात बताओ कि एनबीएफसी को कारो एप्लीकेबल है क्या? क्योंकि याद आता है अपन ने डिस्कशन किया था इसके ऊपर। कारो इज एप्लीकेबल टू, सॉरी, कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, बट इफ इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो इसे कारो एप्लीकेबल होगा। सही बात है एकदम? यस सर। ओके। सो अब जैसे हम लोग जाते हैं किधर, अगर मतलब बहुत बहुत डिटेल में है, विस्तार में, सीए फाइनल ऑडिट में जब आप मतलब सीए फाइनल में आओगे, जब आप ऑडिट पढ़ोगे तो बकायदा ऑडिट ऑफ एनबीएफसी ये अलग एक चैप्टर है, अलग चैप्टर है ऑडिट ऑफ एनबीएफसी का। बट वो चैप्टर भी बना कैसे? आरबीआई, आरआईबी क्यों आ रहा? आरबीआई, एनबीएफसी, ठीक है, ये रहेगा एनबीएफसी। हाँ, अभी क्या करना है अपने को? FAQs,
ओके ओके। अरे का है ना ये, आप समझिए बात को। ये जो पूरा जो चैप्टर बना है ना इंस्टीट्यूट ने, और जो क्वेश्चन वगैरह लिए ना, ये गया आरबीआई के वेबसाइट पे, वहां पे देखा एफएक्यू ना, चल वहां से कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिलेक्ट ऑल, कॉपी एंड पेस्ट, ऐसा है वो, समझे क्या? सो ये जो है ना, व्हाट इज एनबीएफसी, वो प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, अब ये देखो। फर्स्ट, is it necessary that every NBFC should be registered with RBI? In terms of section 45IA of RBI Act, no non-banking financial company can commence or carry on the business of NBFC without obtaining a certificate of registration from bank. Okay? Okay. अब जब हम लोग कारों में आते हैं, NBFC में आता है, तो हमको क्या दिखता है यहाँ पे? देखो ना, कारों में कार रिपोर्ट करना। आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग सिर्फ पढ़ नहीं रहे, मैं आपको उसका बेस बता रहा हूं कि अब हम लोग कहां पे, क्यों, कैसे, क्या रिपोर्टिंग करना है। एज एन ऑडिटर्स, अगेन रिमेंबर, वी हैव टू हैव एन ऑल राउंड नॉलेज। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस है, ठीक है? सो देखो, क्या हुआ सर, ऐसे डराते क्यों आप? एसी का रिमोट ये लीजिए सर। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? Whether the company is required to be registered under 45IA of the Reserve Bank of India, and if so, whether the registration has been obtained. खत्म हो गई बात। ए बोलना बेटा, एनबीएफसी को धंधा शुरू करने गए, अरे बोलो ना, तो भैया क्या करना पड़ेगा उसको? हाँ, रजिस्टर करना पड़ेगा उसको अंडर सेक्शन 45IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। जरूरी है तो क्या करो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या नहीं चेक कर लो। अरे बोलो भाई, यस सर, कोई क्वेरी, कोई डिफिकल्टी? नो सर। तो पहला, एनबीएफसी अगर धंधा करेगा मालिक, तो क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 45IA ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर एकदम? यस सर। उसके बाद आगे, वेदर द कंपनी has conducted, सुनो ध्यान से, whether the company has conducted any NBFC, that is non-banking financial or housing finance activities, without a valid certificate of registration from Reserve Bank of India as per RBI Act। तो ये आपको रिपोर्ट करना है। देखो, एक तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी था, लिया है या नहीं लिया है, पहले वो रिपोर्ट करो। और अगर आपने नहीं लिया है, ए बस करो यार, ए छोड़ना, तू भी क्या इनको एंटरटेन कर रहा, मैं भगा देगा अभी सबको। मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग क्या अलग तुम्हारा चालू, इतना डेलीगेट डार्लिंग है क्या? उधर भी कंट्रोल करो अपने आप को, है ना, संभालो, हिम्मत मत हारो। बस आखिरी के 20-25 मिनट रह गए, तू कुछ तो भी कर रहा था, गोल 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 गोल, तभी मैंने देखा। छोड़ना भाई, जाने देना, कहां लोड ले रहा तू, इतना भारी पड़ा रहा मैं, तू ऐसा कर रहा। चलो भाई समझो, जब तक खत्म नहीं होगा 21 पॉइंट जाने नहीं दूंगा आज, ठीक है ना? हाँ, जल्दी जल्दी तो पढ़ा नहीं सकता भाई, आदत ही नहीं है, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? वेदर द कंपनी हैज कंडक्टेड एनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग एक्टिविटीज, हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज विदाउट वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला भाई? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके धंधा, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना था, लिया क्या, वो रिपोर्ट करना है, ठीक है? नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, बिना लिए धंधा किया है क्या वैसा वाला, वो रिपोर्ट कर। देखो, नहीं लिया, धंधा नहीं किया, ओके, बट नहीं लिया और धंधा कर रहे हो तो नॉट ओके, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है क्या? सेकंड पॉइंट भी, दैट इज एनबीएफसी। थर्ड, वेदर द कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, CIC। कौन बेटा? CIC। अब व्हाट इज CIC? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आएंगे चलेंगे, सब कोई टेंशन नहीं है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के बारे में भी आपको मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में देखो, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है क्या? अभी लिख नहीं पा रहा हूं मैं इस पे, बट दिख रहा है क्या आपको? देखो ना, फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है क्या? यस। सब समझो बात को, क्या क्या है, कब बोलते हैं इसको, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है। So systematically important core investment company is an NBFC carrying on business of acquisition of shares
and securities which satisfies the following condition. It holds not less than 90% of its total assets in the form of investment in equity shares, preference shares, debt or loans in group companies. मतलब ये CIC क्या करता है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, समझो बात को, इट्स एन इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका काम क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इन्वेस्टमेंट करना, बोलना, इन्वेस्टमेंट कंपनी, काम क्या है उसका, इन्वेस्टमेंट करना. जब हम लोग बोलते हैं कि इट्स अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या बोला, कोर, मतलब हार्डकोर, इनका काम क्या है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना, यहां वहां पैसा लगाना ही नहीं. तो इसी का मतलब यह हुआ कि उनका 90% जो भी पैसा इनको आ रहा है ना, मतलब 100% जो भी पैसा आ रहा है, उसने कहा 90% दे आर व्हाट, जस्ट इन्वेस्टिंग इनटू ग्रुप कंपनीज. टाटा ग्रुप में लगाया, रिलायंस ग्रुप में लगाया, मतलब 90% उनका पैसा सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे. तुम समझा क्या, अरे बोलो यस और नो. तो उनके ऊपर कंडीशन है ऐसा, टू बी क्वालिफाइड एज विच कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी. समझा क्या, हाँ. इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स इन ग्रुप कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 60% ऑफ टोटल एसेट. मतलब देखो 100% जो पैसा आया, उस 100% में का 90% इन्वेस्टमेंट करने का, उस 90% में का 60% कंपलसरी इक्विटी या कन्वर्टेबल इक्विटी में डालना चाहिए आपने. एक कंडीशन है, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि ये कोर इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना. It does not trade in its investments in shares. It does not carry any other financial activity. बाकी कोई धंधा नहीं करेगा वो. It asset size should be 100, कम से कम कितना, 100 करोड़ का एसेट साइज होना चाहिए, बराबर के नहीं. तो अब जब इन बेसिक बातों को ध्यान में रख लिए अपन, तो क्या लिखा हुआ है, वेदर अ कंपनी इज अ CIC as defined in the regulations made by who, RBI. इफ सो वेदर, अब आपको समझ में आया अपन ने क्यों पढ़ा वहां जाके RBI के वेबसाइट पे, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ CIC एंड इन केस द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड CIC, वेदर इट कंटिन्यूज टू फुलफिल इट्स क्राइटेरिया. अगर वो CIC है तो जो हमने अभी उसके क्राइटेरिया पढ़े ना, 90% उसने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ग्रुप कंपनी में, 60% इक्विटी में होना चाहिए, एसेट साइज 100 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल करना चाहिए. अरे समझा क्या नहीं समझा. इसलिए अगर वो एग्जेम्प्टेड है, अगर वो CIC नहीं है, तो एग्जेम्पशन कब मिलता है वो CIC को, उसके क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहे हैं क्या. अगर है CIC तो CIC के क्राइटेरिया, अगर CIC से एग्जेम्पशन मिला है तो वो एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया फुलफिल किए क्या. समझा नहीं समझा आपको, ऐसा ही है. सो फर्स्ट 3 पॉइंट्स समझ में आएगा आपको, बोलना बेटा. तो फर्स्ट पॉइंट, अगर आप NBFC हो तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए. सेकंड, 45 आइए. सेकंड, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया एंड वेदर इट हैज कंटिन्यू टू कैरिंग ऑन दिस नॉन बैंकिंग और फाइनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. क्लियर है, सेकंड पॉइंट. थर्ड, इफ यू आर अ CIC, बराबर के नहीं, वेदर यू कंटिन्यू टू फुलफिल द कंडीशंस गिवन बाय RBI. एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्पशन के कंडीशंस फुलफिल किए क्या. क्लियर है एकदम, यस सर. लास्ट पॉइंट, whether a group has more than one CIC as a part of group, if yes, indicate the number of CICs which is a part of group. बोलो नहीं समझा. अब मान लो रिलायंस ग्रुप है, बराबर, एक कंपनी है जो रिलायंस ग्रुप में 90% उसने स्टेक लिया है. रिलायंस का 90% स्टेक नहीं समझा, रुको कंफ्यूजन, नहीं आराम से. ये रिलायंस ग्रुप है, बराबर के नहीं, यहां पे ये एक CIC है, बराबर के नहीं. इस CIC ने अपना 90% कहां डालेंगे, रिलायंस का 90% स्टेक नहीं लेना है. CIC ने अपना 100 रुपए में का 90 रुपए उसने कहां डालना चाहिए. हाँ, अगर मान लो यहां पे और एक CIC है, समझ रहे क्या बात को, अब क्लिक हो गया. अगर यहां पे और एक CIC है, ये CIC भी अपना 90% अगर इसी रिलायंस में डाल रहा है, तो द ग्रुप हैज मोर देन 1 CIC. तो ऐसे कितने CIC है वो आपने उसको बताना है कि हाउ मेनी CICs आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप. समझा क्या, दैट इज व्हाट इज NBFC. क्लियर एकदम, यस सर. फिर से बताओ क्या हुआ, फ्रॉड. बेटा क्या हुआ, फ्रॉड. किधर हुआ, किसने किया, कौन सा फ्रॉड किया, नहीं, इसलिए किसको बुलाया, इंटरनल ऑडिटर को. तो उसको कौन सा फ्रॉड मिला, तो वो भागे किधर, क्यों भागे, क्योंकि उनको लॉस को अभी नुकसान हो गया ना,
बराबर, तो एनबीएफसी से पैसा लेने गए क्योंकि उनको लॉस हुआ है, तो लॉसेस। आई बात समझ में? यस साहब। कौन से पॉइंट पे पहुंचे मालूम है ना आपको? 17th पॉइंट। 18, 19, 20, 21 मोर 4 पॉइंट्स टू गो। इजी है एकदम कारो। वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड, बेटा भरोसा मान उतने ही पॉइंट्स है। वेदर द कंपनी हैज इनकर्ड विच लॉसेस? कैश लॉसेस। व्हाट इज कैश लॉस बेटा? लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन is called as cash loss, because depreciation is a non cash expenditure. तो cash losses मतलब क्या बोलेंगे? Loss before depreciation. Whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so state the amount of such cash losses. It's very simple. कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉसेस मतलब कौन से लॉस की बात हो रहे? हाँ, तो समझो इसीलिए तो ना क्या हुआ, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंटर करे, इसीलिए क्या हुआ? लॉस हुआ। तो कौन सा लॉस हुआ? कैश लॉस हुआ, क्योंकि उन्होंने बिना कैश के ट्रांजैक्शन किया। समझा गया? ऐसा सिंपल एकदम। हाँ, इसलिए तो मैंने फर्स्ट क्या आपको 10 पॉइंट्स खुद से आपको क्यों लिखने के लिए कल बोले थे, एक बार वो दिमाग में फिट हो जाने दो। सही है एकदम? यस सर। अब बात करेंगे ऑडिटर की, बराबर। अब क्या हुआ? बेसिक अभी ये पॉइंट्स यहां तक क्लियर है एकदम, बराबर। अब क्या हुआ? यहां पे अपने को सिर्फ अभी ये 3 पॉइंट्स पे फोकस करने गए। 17 हो गया, 18, 19, 20 पे फोकस करने गया। अभी ऑडिटर आया, अब इसीलिए कैश लॉस देख लिया। अब इसीलिए अपन ने ऑडिटर को बुलाया, वो रेशियोज चेक करेगा और वो कैश लॉस के लिए जो अनस्पेंट अमाउंट है उसको चेक करेगा वो, बराबर। अब एस्टेब्लिश हो गया ना कैश लॉस हो गया करके, तो इसीलिए कौन आया? ऑडिटर। वो क्या चेक करेगा? रेशियोज, और फिर पता करेगा कितना अनस्पेंट अमाउंट है। बोलो वापस एक बार, लास्ट के 3 पॉइंट्स क्या है? ऑडिटर आया, रेशियोज चेक करेगा, अनस्पेंट अमाउंट कितना है वो देखेगा। क्लियर है एकदम? यस सर। नहीं ना, बोल रहे बेचा तो लॉस हुआ, तो सर वो ऑडिट रिपोर्ट में हम लोग स्टेट करेंगे उसको या नहीं? क्या बोल रहा है? अगर कंपनी ने कोई एसेट्स बेचा उस पे लॉस तो वो कैश लॉस के हुए है। एक काम करना, आज अकाउंट्स का लेक्चर होगा, आनंद भाई को पूछना सर कैश लॉस क्या हुआ है। अगर कैपिटल एसेट को बेच के सर नुकसान हुआ है उसको कैश लॉस बोलेंगे क्या? जो भी है तो वो पूछ लेना, फिर कल सर ने क्या बोला मेरे को बताना। चलो ओके, अभी ध्यान से सुनना, पॉइंट्स काफी इजी है। 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है, 4th पॉइंट इज वेरी इजी, 21st पॉइंट। ठीक है, चलो चलो। जो बच्चे वो YouTube पे बोल रहे हैं सर लेक्चर 12 भी अपलोड कर दो YouTube पे, लेक्चर 12, देखो मेरे प्यारे बच्चों, YouTube वाला जो फ्री फंड का जो लेक्चर है ना वो समाप्त हो गया है ना मेरा बच्चा, इसीलिए आप लेक्चर ऐप पे होंगे। बट आज अभी है ना, अभी हमारे पुणे में पालकी है तो इसीलिए रास्ते सब ब्लॉक है, तो कुछ बच्चों को आना नहीं हुआ, इसीलिए आज हम YouTube पे ले रहे है ना। हाँ, तो ऐसा कंट्रोल, अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसका मस्त आनंद उठा, है ना। चलो अब बात कर रहे हैं ऑडिटर की। ए मालिक ध्यान देना, अभी कमांडर खत्म होने आ गया है, और अभी मुझे बताओ ये पॉइंट्स याद करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ओके सही है एकदम बेस्ट है। अभी देखो भाई, वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बताओ क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर रेजिग्नेशन दे सकता है क्या? सही बात है। इफ सो, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditor। अब जरा समझिए बात को, जरा ध्यान से सुनना। पढ़ा रहा हूं मैं, मेरे को बस 10 मिनट देना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, पूरा एंड तक पहुंचने के लिए। अब क्या हुआ ना भाई, देखो कॉन्सेप्ट को पहले समझो, बैकग्राउंड समझो। एक में ऑडिटर है, क्या हुआ, मैं जब ऑडिट कर रहा था ना तो मैंने देखा ना कि मैनेजमेंट जो है ना फ्रॉड कर रहा था। मैंने मैनेजमेंट को बोला मैनेजमेंट फ्रॉड वॉड मत करो, है ना, मैं रिपोर्ट करेगा।
मैं नहीं तो ऐसा काम मैं नहीं कर सकता है, मैं चला जाएगा छोड़ के। मैनेजमेंट बोला चले जा, तू नहीं तो कोई और सही, ठीक है ना, बराबर। तो बोला देखो मैं सच्ची जाएगा, बोला ओके, मैं गया, मैंने रेजिग्नेशन दिया, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्या हो सकता है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहा हूँ, मेरे को नहीं दे रहा, वो मेरे ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मैं बोला साहब मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ, बगैर डॉक्यूमेंट्स के मैं कैसे काम करेगा, बता मेरे को, कर सकता क्या मैं? नहीं। फिर क्या ही काम करना, मैं जा रहा छोड़ के, मैं जा रहा। आई बात समझ में आपको? यस सर। अब ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकते हैं दैट कैन कंपेल द ऑडिटर टू गिव व्हाट? रेजिग्नेशन। मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या होगा कि भैया तू जा रहा है जा, तेरी जगह किसी और को लेके आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। अब क्या हुआ, इंस्टीट्यूट बोलता है, ए उधर लास्ट बेंच ध्यान देना बेटा, बहुत बहुत बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा है, समझ बात को। इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर एक सीए दूसरे सीए को सपोर्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? आखिर सीए भाई भाई, बराबर के नहीं? वी शुड स्टैंड फॉर ईच अदर। और समझिए बात को, ऑडिट इज नॉट जस्ट एन, कॉन्सेंट्रेट करना, तुम इमोशनल मत होना, मेरे को बैकग्राउंड देने दो अच्छे से। ऑडिट इज नॉट जस्ट एग्जामिनेशन, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हर घड़ी हर समय ऑडिटर साहब ने इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, किसी के दबाव में आना जरूरी नहीं है। अब वो क्या बोल रहा क्लाइंट अपने को, तू जा, तेरी जगह कोई और आ जाएगा, है ना, बहुत बहुत पढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। अब आप सोचो ऐसे केस में अगर मैंने इस्तीफा दे दिया और उसके जगह पे कोई दूसरा आता है ऑडिटर, तो क्या हो गया, अपनी सीए की खुद अपन वैल्यू कम करके ले रहे हैं ना। एक जो ईमानदार इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो बोलता है मैं ऐसे काम नहीं करेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, वो मैनेजमेंट बोलता है जा कोई और कर लेगा भाई। मतलब हम लोग क्या इतने गए गुजरे हैं क्या? हाँ, हम लोग इतने गए गुजरे हैं क्या? तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। तो इंस्टीट्यूट ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, अपना कोड ऑफ एथिक्स, वहां का रेफरेंस दे रहा हूं अब, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, उन्होंने रिक्वायरमेंट दिया है टू कम्युनिकेट। 118 कम्युनिकेट, समझा? तो उन्होंने क्या बोला इंस्टीट्यूट ने, एज पर देखो एसपीसी शेड्यूल पार्ट क्लॉज 118, सही है एकदम, यस। तो शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, इंस्टीट्यूट ने बोला दैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। आई बात समझ में? चाहे वो रेजिग्नेशन हो या ना हो, एज अ प्रोफेशनल कर्टसी, मैं क्या बोल रहा हूं, एज अ प्रोफेशनल कर्टसी। कर्टसी मतलब समझते हो, बराबर कि नहीं? इज्जत देना पड़ेगा ना भाई। तो एज अ प्रोफेशनल कर्टसी यू हैव टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर। अब जब क्या होगा, वो ऑडिटर ने रेजिग्नेशन देके चला गया, बराबर। मान लो अब मेरे जगह पे अब सुजल को अपॉइंट किया एज द न्यू ऑडिटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सुजल को अपॉइंट किया एज द न्यू ऑडिटर। बिफोर सुजल एक्सेप्ट्स द अपॉइंटमेंट, ध्यान देना, इट इज हिज ड्यूटी दैट ही हैज टू कम्युनिकेट विथ मी कि हर्षद सर आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया। मैं इसको बोलेगा अरे वो जो लोग है ना उन्होंने ना फ्रॉड किया है, या वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स दे नहीं रहे थे। अब क्या होगा, इसको समझेगा अच्छा या ऐसा कर रहे थे क्या। अब समझो अगर एक सीए के साथ ऐसा किया तो दूसरे सीए के साथ भी वैसा ही करेंगे ना। तो इसको सेफगार्ड लेने के लिए प्रायर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा वो लोग ऐसा कर रहे थे। जब वो उनका काम एक्सेप्ट करने जाएगा, एक्सेप्ट करने से पहले वो बोलेगा देखो ये ऑब्जेक्शंस पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लिए थे, चाहे वो सीए हो या मैं सीए हूं, हम सीए सब एक है, समझ रहे? तो आई हैव टू कंसिडर दोस ऑब्जेक्शन और कंसर्न्स रेज्ड बाय द आउटगोइंग ऑडिटर। आई बात समझ में? तो कारों में जब अपन रिपोर्ट कर रहे हैं, अब पॉइंट पढ़ो, क्योंकि वो फ्रॉड किया था ना उसने। तुम समझो बात को, रहे कहानी शुरुआत कहां से हुई थी?
फ्रॉड से हुई थी ना, तो वो फ्रॉड हो गया, इसके लिए वो ऑडिटर क्या बोला, मैं साथ नहीं देगा तुम्हारा, मैं जा रहा, रेजिग्नेशन दे रहा मैं। तो जो दूसरा ऑडिटर आया ना, क्या उसने उस दूसरे ऑडिटर ने क्या पहले ऑडिटर से उसके जो ऑब्जेक्शंस या कंसर्न्स है वो उसने लिए या नहीं लिए, कंसीडर किए या नहीं किए, देखना पड़ेगा। दिमाग में बैठा ऑडिटर वाला पॉइंट? यस सर। पढ़ेंगे वापस एक बार। वेदर देयर हैज बीन एनी रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, बराबर के नहीं? If so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditor. सही जा रहे हैं अपन एकदम? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं। Next, ratios. अब ratios मतलब आप समझिए, FM का जो काम आप करते हो, आप अलग अलग ratios निकालते क्या FM में? अभी तक नहीं करे, बट करोगे। FM में अलग अलग ratios निकालते आप, बराबर क्विक रेशियो, बराबर पीवी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, बराबर क्या, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेशियोस निकालते हो। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोस। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोस। एजिंग, एजिंग मतलब जैसे डेटर्स करंट है या नॉन करंट है, बराबर, इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा एजिंग होता है। एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट? Financial assets, realization of financial assets and payment of financial assets. ये आराम से पढ़ना, आराम से, सॉरी, financial payment of financial liabilities. Other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of directors and the management's plans, auditor's knowledge and the board of directors and management plans, whether, ध्यान से पढ़ना, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that the company is capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. ज्यादा हो गया नहीं? एकदम आराम से रिलैक्स होकर समझना। ये लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मेहनत करना है, नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर मेहनत करना है। अभी रेशियोज की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अपना फाइनेंशियल रेशियो, बराबर, मतलब अपना क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, कि कितना अपने पास पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट द एजिंग, कि अपने डेटर्स जो है कब रियलाइज होंगे, बराबर के नहीं, कब अभी आएगा, कब बाद में आएगा, कौन सा पैसा। या तो तीसरा पॉइंट बात करता है अबाउट व्हाट द एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ योर फाइनेंशियल एसेट्स। कहीं आपने पैसा निवेश करके रखा हुआ होगा, बराबर, डिबेंचर्स में, डिपॉजिट्स में, तो वो पैसा आपको कब आएगा। तो मतलब फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है ना, कि फाइनेंशियल रेशियोस, मतलब आपका फाइनेंशियल रेशियो से पता चलेगा कि आप कितने साउंड हो, आप कितने सॉल्वेंट हो, वो फाइनेंशियल रेशियो से पता चलेगा। एजिंग से और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन से पता चलेगा कि आपका कैश का इनफ्लो कब कब कैसे होगा इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल एसेट्स। ये इनफ्लो को ध्यान में रखते हुए अब अपन बात करेंगे द आउटफ्लो, विच इज योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच यू हैव टू पे, बराबर। तो ऑडिटर को यहां पे क्या रिपोर्ट करना है, जरा ध्यान से सुनना, कि भाई ऑडिटर बोलता है मेरे नॉलेज के हिसाब से, ऑडिटर की जानकारी के हिसाब से, उधर लिखा है ना वर्ड, बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज, एक एक वर्ड को डिकोड करो आराम से, बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज। आज तक इतना ऑडिट किया ना उनका, और उनका उस फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये पूरा नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, मेरा नॉलेज तो यस, साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट, उनके प्लान्स किस चीज के लिए, टू मीट द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। इसका मतलब वो क्या कहता है कि ऑडिटर के नॉलेज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्लान्स के अनुसार मुझे यह रिपोर्ट करना है कि क्या उस कंपनी की हैसियत है, क्या उस कंपनी की औकात है,
क्या वो कंपनी की उतनी सॉल्वेंसी है क्या कि जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज उन्हें देने हैं वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वो लोग चुका सकते हैं क्या? आई बात समझ में? तो कौन से फाइनेंशियल लाइबिलिटीज? द लाइबिलिटीज विच आर एग्जिस्टिंग एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड विच आर बिकमिंग पेएबल विद इन अ ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. नहीं समझा सर? आराम से 2-4 बार समझेंगे इसको. देखो, ये जो है बैलेंस शीट डेट है और ये बैलेंस शीट डेट से ये क्या हो गया अपना 1 ईयर हो गया. अब इस समय पे कुछ एफएल मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच इज एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट एंड सम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज विच वी हैव टू पे इन अ कोर्स ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. ये क्लियर है? ऑडिटर को क्या रिपोर्ट कर रहा है मेरा बच्चा? ध्यान से सुनना. ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि क्या इस बैलेंस शीट डेट पे क्या कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे है क्या? बराबर के नहीं? क्या कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे है क्या कि वो ये फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एज ऑन बैलेंस शीट डेट and the financial liabilities which they have to pay within a period of 1 year from the balance sheet date, क्या इतना पैसा है क्या? इसी का अर्थ यह हुआ कि there should be no material uncertainty. बराबर? there should be no existence of any material uncertainty कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए. शॉर्ट शॉर्ट होना चाहिए कि वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते. ऐसा कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या कि वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वो लोग पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वैसा मटेरियल अनसर्टेनिटी देखने का है. तो ये जो ऑडिटर को ये पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता है, जो उसको रिपोर्ट करने का है, ये रिपोर्ट ऑडिटर कैसे करेगा? नहीं, ये ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करेगा? एक तो उस ऑडिटर का नॉलेज, बोलो ना कुछ. ये तो उस ऑडिटर का, बोलो कुछ, जो उसने ऑडिट किया ना, तो उसको क्या आएगा? कंपनी के बारे में नॉलेज आएगा ना, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट के क्या, इसके बेसिस पे वो बोल सकता है कि क्या ऐसा कुछ मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है. और मेरा बच्चा ऑडिटर को ये नॉलेज कैसे आया? कैसे आया? ऑडिट करके नहीं, फाइनेंशियल रेशियोज देखा, बराबर के नहीं, जो एसेट्स है उनका एजिंग किया और उन फाइनेंशियल एसेट्स का अपने को कब रियलाइजेशन होने वाला है, ये बातों को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को आया नॉलेज. प्लस उसने कंसीडर किया मैनेजमेंट के प्लान्स. उस बेसिस पे वो कमेंट करेगा कि वेदर एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट टू मीट आउट द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट. समझा गया? बॉडी अंदर जाना चाहिए. मतलब अपने को सिंपल बात क्या है, जो भी ऑडिट करके जो भी नॉलेज अपने को आया और मैनेजमेंट के प्लान को कंसीडर करके हमने क्या देखना चाहिए कि क्या उस कंपनी की उतनी पोजीशन है क्या कि वो बैलेंस शीट डेट पे जो मौजूद फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है वो, और जो 1 साल के अंदर फ्रॉम बैलेंस शीट डेट जो लाइबिलिटीज अराइज होंगी वो, क्या वो उसको रीपे कर सकते हैं क्या? वो रीपे के जगह बस उन्होंने वर्ड क्या यूज किया? देयर शुड बी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी. आई बात समझ में आपको? देयर शुड बी नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एज ऑन द डेट ऑफ रिपोर्ट दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटीज. आई बात समझ में आपको? यस सर. कुछ क्वेरी किसी को? विनीत, कुछ क्वेरी? पक्का? यस, एवरीवन अंडरस्टूड? सो ये पॉइंट हो गया रेशियोज. तो रेशियोज के बेसिस पे ऑडिटर को मिलेगा नॉलेज, बराबर. उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए क्या होगा? बोलो ना, क्या होगा? उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए वो बताएगा, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. ये क्लियर एकदम? सो 19 पॉइंट क्लियर. तो ऑडिटर आया, वो चेक करेगा रेशियोज. अब लास्ट में अनस्पेंट अमाउंट. लास्ट क्यों बोल रहा हूं समझेगा. 20th पॉइंट, अनस्पेंट अमाउंट. वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, the company has transferred unspent amount to the fund specified in Schedule 7 to the Companies Act within a period of 6 months of the expiry of the financial year
एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 135। अब ई का है सर, कुछ याद आप? हाँ, वेरी गुड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो CSR के लिए आपको कितना पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स, बराबर के नहीं? बराबर ना, ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। तो वो आपको CSR के लिए फंड्स एलोकेट करने पड़ते हैं। अब उसमें कभी कभी क्या होगा, सारा का सारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा पैसा आपका खर्चा नहीं होगा ना। अरे बोलो ना भाई। सो अब जो अनस्पेंट अमाउंट है, समझा क्या आपको वर्ड अनस्पेंट अमाउंट? मतलब मान लो मेरे को 10 लाख रुपए खर्चा करना था, बराबर, बट 8 लाख ही हुआ, प्रोजेक्ट चालू है, तो क्या होना चाहिए? वो 2 लाख रुपए अनस्पेंट है। विद इन 6 months आई हैव टू, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आई हैव टू ट्रांसफर इट टू व्हाट? अ फंड, बराबर, अनस्पेंट अमाउंट। एंड नेक्स्ट, whether any amount remaining unspent under subsection 5 pursuant to any ongoing project has been transferred to special account in compliance with subsection 6 of section 135। so यहाँ पे 135 subsection 5 and 135 subsection 6 इसके हिसाब से आपने काम करना है। सही है एकदम। एंड मेरे को लगता है ये CSR आपने बढ़िया एकदम डिटेल में आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। सही है एकदम। यस सर, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 2 घंटे हो 4 घंटे हो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है। सही बात है एकदम। यस सर। तो दैट इज 20th पॉइंट, अनस्पेंट अमाउंट। ऊपर सिर्फ लिख देना अनस्पेंट अमाउंट, ब्रैकेट में CSR। मतलब जब आप रिवीजन भी करोगे तो वो किससे रिलेटेड डिस्कशन है वो आपको समझ में आएगा। अनस्पेंट अमाउंट ऑफ व्हाट? CSR, और डैश करके 6 months लिख देना आगे। ऐसा समरी बनाने का है, समझ रहे ना बात को? जो अपने को समझ में आता है वो फटाफट लिखने का वहां पे। तो अनस्पेंट अमाउंट ऑफ CSR विद इन 6 months टू अ स्पेशल अकाउंट। सही बात है एकदम। यस सर। हे गाइस, एनी क्वेरी? नो सर। अभी यहां तक के कारों के सारे पॉइंट्स अपने क्या हो गए? खत्म हो गए। 20 पॉइंट्स इज ओवर। नाउ आई नीड योर 2 to 3 minutes टू मेक श्योर वी अंडरस्टैंड व्हाट द 21st पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अभी ऊपर जब अपन आए थे, देखो कितना ज्यादा कंटेंट था ना ये। अब इजी लग रहा ना आपको? यस सर। अभी मेरा बच्चा क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, ऊपर एक पॉइंट अपन ने पेंडिंग रखा था, मैंने बोला ये बाद में पढ़ाऊंगा आपको। अरे बोलो ना। सो ऑडिटर्स रिपोर्ट टू कंटेन द मैटर्स, पैराग्राफ 2 पे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इस बात को। एवरी रिपोर्ट मेड बाय द ऑडिटर अंडर 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ एवरी कंपनी ऑडिटेड बाय हिम टू विच ऑर्डर अप्लाइज द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग। तो ये एप्लीकेबिलिटी डेट है, बट ये 1 अप्रैल 2019 से नहीं होगा, ये 2021 से कुछ होगा शायद, क्योंकि इसका एप्लीकेबिलिटी पोस्टपोन कर दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के वजह से इसका एप्लीकेबिलिटी पोस्टपोन कर दिया था। सो फाइनेंशियल ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स इसका एप्लीकेबिलिटी शुरू हो गया था। तो ये रहने दो। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने को जहां पे फोकस करना था, provided this order shall not apply to consolidated financial statements। समझो बात को, CFS को कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आप पूछो क्यों? मैं बताता हूं। ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे अगर आप देखोगे तो एक एंटिटी है, एक एंटिटी है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, बराबर के नहीं? बट CFS इज व्हाट? जस्ट अ स्टेटमेंट विच इज कंबाइनिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। तो इसके पीछे एज सच कोई एंटिटी नहीं है। तो इसका कैसे आप देखोगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ CFS? इसका कैसा देखेगा तू इन्वेंटरी? अरे कोई पीछे एंटिटीज नहीं है ना मालिक। अरे ये होल्डिंग कंपनी, उसका फाइनेंस बैकिंग करने के लिए एंटिटी खड़ा है, उसका PPE, इन्वेंट्री सब है ना। अब जब मैं ये पॉइंट के बारे में बोलेगा तो क्लैरिटी आएगा। अभी समझ रहे बात को? सब्सिडरी पीछे एंटिटी है बैकिंग के लिए, तो उसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, पीछे एंटिटी है। बट ये CFS इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ना। आई बात समझ में? इवन दो ये स्टेटमेंट का जब ऑडिट होता है ना, तो ऑडिट में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं कि जो कंसोलिडेशन जिस प्रोसीजर से होना चाहिए था, जिन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए था, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया कि नहीं किया, उन प्रोविजंस को कंप्लाई किया कि नहीं किया, इसके लिए हम लोग CFS का ऑडिट करते हैं। समझा नहीं समझा? तो CFS के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट हम लोग भले ही देते होंगे,
बट सीएफएस के लिए कारो एप्लीकेबल नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया? बट फिर आगे बोला एक्सेप्ट फॉर द क्लॉज 21 ऑफ द पैराग्राफ, जो अपने को पढ़ने का है भैया। मतलब सिर्फ 21st वाला जो क्लॉज है ना मालिक, वो किसको किसको एप्लीकेबल है? सीएफएस। तो बाकी सारे कंपनीज को वो एप्लीकेबल नहीं है। 21st किसको एप्लीकेबल होगा? अगर हम लोग सीएफएस। अब थोड़ा मजा आया क्या? अंडरस्टूड व्हाई इट वाज केप्ट ऑन होल्ड? यस। नाउ 21st पॉइंट पे आएंगे और बहुत ही वाहियात पॉइंट है, खत्म हो गया। देखो सुनो गौर से, हाँ यहां पे नजर डालो। वेदर देर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स, क्या बोल रहा हूं मैं? बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स, बोलो ना कुछ। बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स इन द कारो, बराबर के नहीं? The reports of the companies included in the CFS, if yes, indicate the details of the companies and the paragraph number of the CARO containing the qualification or adverse remark. नहीं समझा? देखो 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 देखो, अभी जैसा क्या हुआ, ये जो है ये होल्डिंग कंपनी है, फटाफट ध्यान देना, खत्म हो गया। देखो ये जो है ये सब्सिडरी कंपनी है, बोलो ना कुछ। यस सर। तो मेरा बच्चा इसका कारो रिपोर्टिंग होगा, मेरा बच्चा इसका भी कारो रिपोर्टिंग होगा, इंडिविजुअली इनका तो कारो रिपोर्टिंग होगा ना, बराबर। अब क्या हुआ, जब हम लोग होल्डिंग कंपनी का कारो रिपोर्ट कर रहे थे ना, बराबर है। अब समझ लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे उसने एडवर्स रिमार्क दिया, मतलब नेगेटिव रिमार्क दिया कि कंपनीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स आर नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, शोइंग फुल पर्टिकुलर्स अबाउट द सिचुएशन एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स, ऐसा हमने एडवर्स रिमार्क दिया, करेक्ट है। बाकी दूसरे का मान लो सब्सिडरी के लिए हम लोग ने 11th पॉइंट में हमने बोला कि भाई हमको एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ गया था जो एम्प्लॉइज ने कंपनी के ऊपर रिपोर्ट किया, ये भी हमने एडवर्स रिमार्क दिया यहां पे, बोलो हाँ या ना। बाकी सब चंगा है एकदम, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया है एकदम। अभी क्या हुआ ना मेरा बच्चा, ध्यान से सुनना, अभी इन दोनों का मिलके क्या बना? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस सीएफएस के ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट देंगे अपन, अरे बोलना बेटा, इस सीएफएस के ऊपर भी ऑडिट रिपोर्ट देंगे, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर कारो 2020 का रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट देंगे बट कारो 2020 के ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट टू क्लॉज नंबर 21। और 21 में क्या बोलता मालूम है? देखो इस रिपोर्ट के अंदर आप सिर्फ किसका जिक्र करो, कहीं पे भी, अभी फोकस करना, ध्यान से देखना क्या बोलता है वो। आपने बस क्या बोलना है, क्या बोलता है? इफ देयर हैज बीन एनी क्वालिफिकेशंस और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर। अपन ने देखा ना होल्डिंग के कुछ एक फर्स्ट पैराग्राफ में उसने एडवर्स रिमार्क दिया, उसने 11th पैराग्राफ में फ्रॉड का एडवर्स रिमार्क दिया कि नहीं दिया? तो वो रिस्पेक्टिव कंपनी के ऑडिटर्स ने अपने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कारो के अंदर एडवर्स रिमार्क दिया कि नहीं दिया? तो सीएफएस के ऑडिट रिपोर्ट में हमको सिर्फ क्या करना है? इफ यस, बस उसके डिटेल्स को आपने इंडिकेट करना है, इंडिकेट द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, द पैराग्राफ नंबर विच कंटेन्स द क्वालिफिकेशन। मतलब मैं क्या करेगा 21st पॉइंट में, होल्डिंग कंपनी में फर्स्ट पैराग्राफ में इधर में क्या लिखेगा, समझ में आएगा आपको? 21st पॉइंट में रिपोर्टिंग क्या होगा मेरा, समझा क्या आपको? नहीं समझा? कि मैं बोलेगा होल्डिंग कंपनी के फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा एक एडवर्स रिमार्क है, सो इंडिकेट द कंपनी एंड द एडवर्स रिमार्क कि क्या था, उस रिस्पेक्टिव ऑडिटर ने क्या दिया था। सेकेंड पॉइंट उसी में लिखेगा कि सब्सिडरी कंपनी में 11th पैराग्राफ में ऐसा ऐसा था। सो सीएफएस के लिए मुझे बस क्या रिपोर्ट करना है, कौन से जो, समझो बात को, कौन से जो एंटिटीज सीएफएस का हिस्सा है, उन एंटिटीज के ऑडिटर्स ने अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, कारो के अंदर अगर कोई एडवर्स रिमार्क या क्वालिफिकेशन दिया है तो बस मुझे 21st पॉइंट में सीएफएस के ऑडिट रिपोर्ट में उसका जिक्र करना है। नहीं समझा आपको, नहीं समझा। अरे बस ये उठा के मेरे को इधर डालने का है, ये उठा के मेरे को इधर डालने का है, बाकी और कुछ रिपोर्टिंग नहीं करना।
समझा क्या? ऐसा है वो। सिर्फ एडवर्स पॉइंट जहां जहां थे, होल्डिंग का, सब्सिडरी का, एसोसिएट का, जो सीएफएस का हिस्सा है उसका सिर्फ जिक्र करना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं ना, चलना चलना बेटा। वेदर देर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर्स, बराबर, द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी इज इंक्लूडेड इन सीएफएस, इफ यस इंडिकेट द डिटेल्स। आई बात समझ में? लास्ट पैराग्राफ में क्या बोलता है ये कि भाई अगर नेगेटिव रिमार्क दे रहे हो, अनफेवरेबल कमेंट दे रहे हो, सिर्फ बोलो मत, वो क्यों बोल रहे हो उसका रीजन भी दो। ऑब्वियसली ना यूजर्स को ऐसा आधा अधूरा थोड़ी छोड़ सकते, रीजन चाहिए ना उनको कि ऐसा किस बेसिस पे बोला उसने। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो मुझे वो लास्ट के बस 1 मिनट, लास्ट के जो 11 पॉइंट्स अपन ने पढ़े मालिक, एक बार बोल दोगे क्या? फ्रॉड हुआ निधि कंपनी में, किसने किया? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ने, तो इसके लिए इंटरनल ऑडिटर को बुलाया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ, इसके लिए वो गए एनबीएफसी टू कवर व्हाट लॉसेस। फिर क्या हुआ? ऑडिटर को बुलाया, रेशियो चेक किया और अनस्पेंट अमाउंट को देखा। लास्ट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडवर्स रिमार्क ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इजी है क्या? हियर वी कंक्लूड विथ व्हाट? कारो। टुमारो दैट इज द नेक्स्ट लेक्चर, पूरा रिवीजन होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जॉइंट ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दैट्स इट, द नेक्स्ट लेक्चर। ओके? यस सर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।